चलो देखो भाई, कल पढ़ा था 1786 के चार्टर एक्ट तक। इसके बीच में एक चार्टर एक्ट है जहां तक कल पढ़ा था, उसके बाद थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखो भाई, एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं चार्टर एक्ट 1793। इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, बस दो बातें हैं जो तुमको समझनी है थोड़ा सा। एक तो 1793 के चार्टर एक्ट में दो बातें डिसाइड की गई। पहली बात तो यह तय किया गया इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कि प्रत्येक 20 वर्षों में कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? हर 20 सालों में कंपनी के लिए जो नियम है उन नियमों का संशोधन किया जाएगा, उन नियमों की जांच की जाएगी 20-20 वर्षों के अंतराल में। इसलिए तुम देखोगे ना, 1793 के बाद चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में। फिर 1813 के बाद कब आया? 1833 में। 33 के बाद कब आया? 53 में। समझ रहे हो बात को? तो चार्टर एक्ट की सीरीज कब तक चलती रहती है? 1853 तक। और 53 वाला जो चार्टर एक्ट था वो कैसा अधिनियम था? अंतिम अधिनियम था। 53 के बाद 58 के अंतर्गत हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन छीन लिया गया और 1858 में क्राउन ने प्रशासन पूरे तरीके से अपने पास ले लिया। समझ रहे हो बात को? जब तक ब्रिटेन की कंपनी भारत में शासन करती है वो साल है 1858, और जैसे ही ब्रिटेन भारत में शासन करने के लिए उतरता है 1858 में, फिर चार्टर एक्ट नहीं आते हैं, फिर आते हैं भारत शासन अधिनियम। समझ रहे हो बात को? तो 1858 के अंतर्गत जो अधिनियम आया उसका नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम, जिसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय बनाया गया था। तो वाइसराय सबसे पहले कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। समझ रहे हो बात को? तो फिर वो वाली व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ब्रिटेन के शासन की व्यवस्था। अभी तो कौन शासन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, बस ब्रिटेन उसको मॉनिटर कर रहा है टाइम टाइम पे। उसके लिए समय समय पे 20-20 वर्षों के अंतराल में क्या कर रहा है? चार्टर एक्ट बना रहा है। समझ रहे हो बात को? तो अभी जो 1793 का चार्टर एक्ट था, इसमें यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 20 वर्षों में कंपनी के नियम व कानूनों की जांच की जाएगी। कंपनी के किसकी जांच की जाएगी? नियम और कानून की। ठीक है, नियम कानून या फिर हम कह सकते हैं सारी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी प्रत्येक 20 वर्षों में। इस 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बात तो ये रखी गई थी। भाई सबसे पहली बात अंग्रेजों ने क्या रखी थी कि प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल में जितने नियम कानून वगैरह हैं या कंपनी की जितनी व्यवस्थाएं हैं उनकी जांच वगैरह की जाएगी। दूसरा इसके अंतर्गत क्या रखा गया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, पीछे पढ़ा था ना आपने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह में बताया था कल, है ना? तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसके जो सदस्य हैं, इन सदस्यों को वेतन अब तक ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता था। समझ रहे हो बात को? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है वो निर्धारित कर दिया गया कि भैया इनकी जो सैलरी है वो भारतीय राजस्व से दी जाएगी। किससे दी जाएगी? भारतीय राजस्व। यानी इंडिया का जो रेवेन्यू है, भारत में जो टैक्स वगैरह हम वसूल रहे हैं, उसी टैक्स से हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की क्या देंगे? सैलरी वगैरह देंगे। समझ रहे हो बात को? तो दो बातें 1793 के चार्टर एक्ट में थी। एक तो ये कि प्रत्येक 20 वर्षों में इन सभी चीजों को क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, यानी कंपनी की जांच की जाए, कंपनी के सारे कार्यों की जांच की जाएगी प्रत्येक 20-20 वर्ष के गैप में। समझ रहे हो बात को? और दूसरा क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनको वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये दो चीजें रखी गई बस इसमें, ठीक है ना? तो बहुत छोटा सा एक्ट है, इतना ध्यान रख लेना 1793 के चार्टर एक्ट से। इसके बाद एक चार्टर एक्ट आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अगला कितने सालों बाद आएगा? 20 सालों बाद। ये कब आया? 1793 में आया। तो अगला जो चार्टर एक्ट आएगा वो कब आएगा भाई? अगला चार्टर एक्ट आएगा 1813 में। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें कुछ विशेष बातें थी, कुछ खास बातें थी। इस चार्टर एक्ट से ना तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे और 1833 वाले से। तो ये दो चार्टर एक्ट थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, है ना? क्या क्या है देखो चार्टर एक्ट में। 1813 का जो चार्टर एक्ट है ये क्या है? तो 1813 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये थी कि इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। अगर तुमको पूछेगा ना पेपर में कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
तो क्या बोलना है, कौन से चार्टर एक्ट से पॉसिबल हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट ने क्या कहा, इससे पहले क्या था, इससे पहले यह था कि भारत में सारे अंग्रेज व्यापार नहीं कर सकते हैं, भारत में केवल व्यापार कौन कर सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। सब अंग्रेज थोड़े ना व्यापार कर सकते थे भारत में, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। इस चार्टर एक्ट ने कहा कि अब भारत के अंदर सारे के सारे अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। कुछ रेगुलेशन है उनके लिए, कुछ प्रतिबंध लगाए गए जो इतने बड़े नहीं थे, माइनर प्रतिबंध लगाए गए, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार हो गया समाप्त, यानी मोनोपोली खत्म हो गई। चलो ये तो अच्छी बात है, मोनोपोली समाप्त होनी चाहिए, है ना। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों मोनोपोली ठीक नहीं होती है, जब गवर्नेंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि भैया मोनोपोली क्यों ठीक नहीं है किसी भी चीज के लिए, समझ रहे हो बात को। पूंजीवाद में मोनोपोली का बड़ा योगदान है, आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे इसको। फिलहाल हम लोग इतना समझ गए कि व्यापारिक एकाधिकार को कर दिया गया समाप्त, लेकिन कंपनी का एक व्यापारिक एकाधिकार बनाया गया। व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के पास रखा गया एक, वो एकाधिकार क्या था कि कंपनी चाय और चीन से व्यापार, कंपनी का किसका व्यापार, चाय और चीन से व्यापार। अगर चाय का व्यापार है और चीन से व्यापार है तो वो केवल और केवल कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सारे अंग्रेज नहीं कर सकते। केवल इन दो चीजों को छोड़ करके कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार कर दिए गए समाप्त। ठीक है भैया, तो ये कब हो गया था, 1813 में। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा देखो एक और प्रावधान लाया गया जिस पर बहुत ज्यादा किसी की नजर जाती नहीं है, वो मैं बता देता हूं। देखो एक तो ना कलकत्ता प्रेसिडेंसी वगैरह थी इस समय पे, एक इस समय तक बंबई प्रेसिडेंसी वगैरह थी, और एक इस समय पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी। हमने पढ़ा ना, ये कल पढ़ा था, ये कल है ना। तो इन तीन प्रेसिडेंसियों का क्या महत्वपूर्ण योगदान, क्या चेंजेस इसके अंदर इस समय पे किया गया। देखो भैया, कहा गया कि कलकत्ता, बंबई या मद्रास, इन तीनों जगह की जो सरकारें हैं, यदि अगर वो कोई भी कानून बनाती हैं, इन तीनों जगह की जो सरकार है अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी में इन तीनों जगह जो लोग हैं, वो तीनों जगह के लोग अगर कोई भी कानून बनाते हैं तो इस कानून को ब्रिटेन की संसद से अनुमोदित करना आवश्यक होगा। यानी ब्रिटेन की संसद के अनुमोदन के बाद ये कानून स्वीकार होगा। पहले क्या होता था कि ये लोग कानून बना देते थे, वो लागू हो जाता था डायरेक्ट, ठीक है ना। अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंबई या मद्रास प्रेसिडेंसी, इनके लोग अगर कानून बनाएंगे तो उस कानून को क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन से अनुमोदन लेना पड़ेगा, ब्रिटेन की संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से अनुमोदन लेना पड़ेगा। और ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब अनुमोदन देगी तो तभी ये इन लोगों का जो कानून है उसको लागू किया जाएगा। यानी बिना ब्रिटेन की सहमति के अब ये लोग कानून वगैरह नहीं बना सकते थे, तो इनसे अधिकार छीन लिया गया ये कानून बनाने का। कब छीना गया, 1813 में। समझ गए बात को। इसके अलावा तुमको इस समय पे ध्यान रखना है कि कंपनी के गवर्नर जनरल को एक शक्ति दे दी गई थी इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से कि वो और जगह के गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है। समझ रहे हो बात को, और जगहों के गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता है, भारतीय प्रदेशों में सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति कर सकता है। ये अधिकार दे दिए गए कंपनी के गवर्नर जनरल को। क्लियर हो गया इतना, जो तुमको ध्यान रखना है। इसके लिए भी ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी कि इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को। अब देखो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात तुमको ध्यान से समझनी है कि देखो भैया 1793 में क्या कहा गया था, 1793 में कहा गया था कि भैया प्रत्येक 20 वर्षों में हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो 20-20 साल के अंतराल में करते रहेंगे। अब यहां 1813 में फिर से क्या कहा गया कि अगले 20 वर्षों में फिर से कंपनी के सभी कार्यों की क्या होगी, जांच होगी। तो ये 20-20 वर्षों के लिए बढ़ाते रहे सभी चीजों के लिए। समझ रहे हो बात को। अब आगे 20 सालों के बाद ये अगला एक्ट लेकर के आएंगे। इस एक्ट के माध्यम से एक अंतिम काम ये भी हुआ कि इस समय पे इसी अधिनियम ने प्रावधान किया कि भैया भारत के अंतर्गत शिक्षा के प्रसार के लिए, किसके प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, यानी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को लाने के लिए, अंग्रेजी शिक्षा को लाने के लिए इस समय पे इसी चार्टर एक्ट में
1 लाख का अनुदान देने की व्यवस्था की गई थी। 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी जिससे भारत में क्या किया जा सके, शिक्षा का विकास किया जा सके। तो अगर पूछेगा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए अनुदान कौन से चार्टर एक्ट से निर्धारित किया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट से। इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई जो धर्म प्रचारक हैं, क्या चीज है? ईसाई धर्म प्रचारक। ईसाई धर्म प्रचारकों को अगर हम देखेंगे तो इसी एक्ट के माध्यम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई, भारत में ईसाइयत के प्रचार की अनुमति दे दी गई। और अगर तुमको पूछता है कि भारत में ईसाइयत का प्रचार की अनुमति कौन से चार्टर एक्ट से दी गई थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट से। याद रहेगा इतना? इस चार्टर एक्ट में तुमको इतनी बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या चीजें बताई मैंने यहाँ पे? सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किया जाता है समाप्त। ठीक है भैया? केवल चाय और चीन के साथ व्यापार, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये एकाधिकार केवल और केवल रहेगा किसका? कंपनी का। बाकी सारे अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं, अभी भी और देशों के लोग नहीं व्यापार कर सकते और यूरोप के देश नहीं आ सकते यहाँ पे। इन लोगों ने बस ये किया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया। कहा ब्रिटेन से आने वाले जो अंग्रेज हैं, जो लोग हैं ब्रिटेन के, जो नागरिक हैं, वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। आप उससे पहले ब्रिटेन के नागरिक व्यापार नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी भी ब्रिटेन के नागरिक को मोनोपोली केवल किस चीज में बनी रही? तो चाय और चीन के साथ व्यापार की। समझ गए बात को? दूसरा क्या हुआ इस समय पे कि कलकत्ता, बंबई या मद्रास, इन तीनों जगह के गवर्नरों के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? कोई भी कानून बनाया जाता है, तो इस कानून को लागू होने के लिए यह जरूरी था कि ब्रिटेन की संसद अनुमोदन दे, ब्रिटेन की संसद स्वीकृति दे। तो उसी के बाद यह कानून क्या होता था? लागू होता था। यानी ब्रिटेन की संसद की स्वीकृति के बिना यह कानून लागू होना संभव नहीं था। ठीक है भाई? इसके अलावा यहाँ पे क्या था? प्रावधान वगैरह हमने इसके अंदर देखा। तो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कितने का अनुदान रखा गया? 1 लाख का अनुदान रखा गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में अनुमति दे दी गई, किसके प्रचार करने की? ईसाइयत के प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। क्लियर है इतना? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद कौन सा चार्टर एक्ट आया हमारे पास? 1833। इतना समझ आ जाएगा जो जो अभी तक बताया? कौन सा चार्टर एक्ट आ जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या क्या था, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, इस चार्टर एक्ट को समझने से पहले मैं तुम्हें 2 बातें बता देना चाहता हूं। एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीकरण। क्या बोल देते हैं? केंद्रीकरण। और एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोल देते हैं? विकेंद्रीकरण। तो इन 2 शब्दों को ना थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट से पहले हम लोग केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो वो अभी इसी चार्टर एक्ट में क्लियर हो जाएगा। पर पहले ये 2 बातें समझनी बड़ी आवश्यक है। केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो मैं कहूंगा कि जब सभी शक्तियां किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए, जब सभी शक्तियों का प्रमुख किसी एक को बना दिया जाए, तो तब हम उसको कहते हैं शक्तियों का केंद्रीकरण। आई बात समझ में? और जब शक्तियों का विभाजन अलग अलग व्यक्तियों के बीच किया जाए, जब शक्तियों का विभाजन अलग अलग व्यक्तियों के बीच किया जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग शक्तियों का विकेंद्रीकरण। समझ रहे हो बात को? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट की मूल भूमिका थी कि इसने शक्तियों का कर दिया था केंद्रीकरण। समझ रहे हो बात को? विकेंद्रीकरण की दृष्टि में काम नहीं किया था इसने शक्तियों का क्या कर दिया था? केंद्रीकरण कर दिया था। यानी शक्तियां एक पॉइंट पर निर्भर कर दी थी। और वो शक्तियां एक पॉइंट पर निर्भर किस पर कर दी गई थी? तो अब तक जिसको हम बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे थे ना, हम लोग कह रहे थे कि भैया पहले तो केवल गवर्नर होता था, फिर बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया रेगुलेटिंग एक्ट से, है कि नहीं है? और गवर्नर जनरल के बाद 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसी ने कहा कि अब से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो क्या है? बंगाल का गवर्नर जनरल है, आज के दिन से ही उसको कहा जाता है भारत का गवर्नर जनरल। क्या बोला जाएगा? भारत का गवर्नर जनरल। यानी पहले बंगाल का जो गवर्नर था वो पहले क्या बना? बंगाल का गवर्नर जनरल बना।
अब वही बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। समझ गए बात को। और इसी भारत के गवर्नर जनरल के पास सारी शक्तियां दे दी गई, चाहे वो शक्तियां नागरिक से संबंधित हो, चाहे वो शक्तियां किससे संबंधित हो, नागरिकों से संबंधित हो, या वो शक्तियां सेना से संबंधित हो, सैन्य शक्तियों से संबंधित हो, सभी शक्तियां किसको दे दी गई, भारत के गवर्नर जनरल। समझ गए बात को। पहले बंगाल में क्या हुआ था, गवर्नर हुआ था, फिर गवर्नर से क्या बना, गवर्नर जनरल बना। अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या बन गया, भारत का गवर्नर। समझ रहे हो बात को। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल ही क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अगर तुमको पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोलना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बताओ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पढ़ा था ना हमने कल। तो ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत का क्या है, पहला गवर्नर जनरल है। याद रहेगा भाई इतना। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा भारत का, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके पास कौन कौन सी शक्तियां थी, नागरिक शक्तियां भी और सैन्य शक्तियां भी। समझ रहे हो बात को। यानी ये लोगों को कंट्रोल करने की शक्ति, जनता को कंट्रोल करने की शक्ति, प्रशासन को चलाने की शक्ति के अलावा सेना की भी सभी प्रकार की शक्तियां अपने पास रखता था। समझ गए बात को। इसके अलावा तुमको ध्यान रखना है कि इसी चार्टर एक्ट ने तय किया कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, 3 प्रेसिडेंसियां थी, है ना। कौन कौन 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, बंगाल और मद्रास। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो तो क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और सारी शक्तियां इसको दे दी। कौन कौन सी शक्ति, नागरिक और सैन्य शक्ति। तो क्या कह रहे हैं अब कह रहे हैं कि भैया जो मद्रास का और जो बंबई का गवर्नर है, कौन सी जगह का, मद्रास का और बंबई का गवर्नर, ये कोई प्रकार की भी कानून नहीं बना सकता, किसी प्रकार का कानून नहीं बना सकता। कानून बनाने का अब एकाधिकार केवल किसके पास है, भारत के गवर्नर जनरल के पास। सारे भारत में कानून कौन बनाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ठीक है भैया। पहले इन लोगों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को कहा गया था नियामक कानून। उन कानूनों को क्या बोला गया, नियामक कानून। नियामक कानून का मतलब होता है, नियामक कानून के लिए अंग्रेजी में सही शब्द होगा रेगुलेटरी लॉ। क्या बोलेंगे इसको, रेगुलेटरी लॉ। ठीक है भैया, ठीक हो गया। और अब जो कानून बनाए जाएंगे भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, अब जो भारत का गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, तो उस कानून को अब कहा जाएगा अधिनियम। क्या बोला जाएगा, अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या हुआ, एक्ट। समझ गए बात को। यानी इससे पहले तक ये लोग जो कानून बनाते थे, जब बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास का गवर्नर जनरल या बंबई का गवर्नर जनरल कानून बनाता था, तो वो जो कानून थे उन कानूनों को क्या बोला गया, नियामक कानून। समझ गए, यानी रेगुलेटरी लॉ। और अब जो भारत का गवर्नर जनरल कानून बनाएगा, तो उन कानूनों को क्या कहा जाएगा, अधिनियम यानी एक्ट कहा जाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर दोनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है। अच्छा, अब देखो भैया, इसी चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात तुमको ध्यान रखनी है कि इसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरे तरीके से कर दिया था समाप्त। समझ गए बात को। क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा कि वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकारों से पूरे तरीके से, व्यापारिक अधिकारों से पूरे तरीके से समाप्त कर दिया था या वंचित कर दिया था। तो व्यापारिक अधिकारों से समाप्त करने वाला चार्टर एक्ट कौन सा हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक इकाई नहीं रह गई है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई एक प्रशासनिक इकाई। क्या बना दी गई, प्रशासनिक इकाई। यानी अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गई है। अब ये कोई व्यापारिक इकाई नहीं रह गई है, ट्रेड यूनिट नहीं रह गई है, कॉमर्स यूनिट नहीं रह गई है। अब ये क्या हो गई है, एक प्रशासनिक इकाई हो गई है। प्रशासनिक इकाई का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गई है। समझ रहे हो बात को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर देता है 33 का चार्टर एक्ट, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बना देता है एक प्रशासनिक इकाई। क्लियर है इतना, यहां तक की बात समझ में आई।
इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण चीज थी, वो किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई। वो मैं तुमको बता देता हूं क्या था। इस चार्टर एक्ट में ना एक धारा थी, धारा 87। कौन सी धारा थी? धारा 87। समझ रहे हो बात को? इस चार्टर एक्ट की एक धारा थी जिसका नंबर क्या था? 87। जैसे आर्टिकल होते ना 1 2 3 4 5 6, पेनल कोड में धाराएं होती है नहीं होती हैं, आईपीसी की इतनी धारा, इस धारा के तहत ये है ना। तो इस चार्टर एक्ट, हर एक्ट में कुछ धाराएं होती हैं, समझ रहे हो बात को? एक्ट वगैरह आगे हम लोग समझेंगे कि एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, रूल क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होते हैं, है ना। और इन सभी के ऊपर क्या चीज आती है, इनकी कोई हायरार्की है या नहीं है ना। तो वो हमको आगे समझ आएगा, समझ रहे हो बात को? इन सब में क्या डिफरेंस होता है? एक चीज होती है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जिसको हम लोग कहते हैं, समझ रहे हो बात को? एक चीज होती है रूल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नियम कहते हैं, समझ रहे हो बात को? लॉज वगैरह कहते हैं जिनको। यहां हमारे पास हर चीज संविधान के अंतर्गत अलग अलग तरीके से परिभाषित की जा सकती है, ठीक है ना। कई तरीके के लूप होल्स इसमें निकाले जा सकते हैं, कई तरीके से एक बात को प्रदर्शित किया जा सकता है, परंतु जो बात का मूल सार या मूल तत्व है उसको कभी भी नहीं बदला जा सकता, है ना। जो अनुच्छेदों में लिखा गया है, यानी जो संविधान में लिखा गया है, वो सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा, समझ रहे हो बात को? वो क्या है? सर्वोपरि है। समय के साथ साथ संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं जिनको हम लोग संशोधन कहते हैं, और हमारे संविधान में संशोधन करना बड़ा आसान काम भी है। अगर किसी पार्टी के पास लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी है तो आसानी से संविधान संशोधन कर सकती है, समझ रहे हो बात को? तो 33 के चार्टर एक्ट की एक धारा थी जिसको बोलते हैं धारा 87। इस धारा 87 ने एक प्रावधान किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम अब से सिविल सेवक जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, है ना। इन सिविल सेवकों का चयन जो है हम लोग खुली भर्ती के द्वारा करेंगे। किससे करेंगे? खुली भर्ती। सिविल सेवकों का चयन खुली भर्ती से होगा और इसमें रंग, जाति, धर्म, विश्वास, उपासना, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं होगा, ठीक है भैया। किसी भी धर्म का व्यक्ति जो है वो सिविल सेवक की परीक्षा दे सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति दे सकता है, गोरा हो या काला दे सकता है, समझ रहे हो बात को? स्त्री पुरुष सभी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये पारित हो जाता तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ती, समझ रहे हो बात को? लेकिन उस समय पे जो एक कोर्ट हमने पहले पढ़ा था, जिसको हमने बोला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पढ़ा था ना हमने, तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस धारा का बड़ा विरोध किया। बीओडी जो हमने पढ़ा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ाए थे ना, इस बीओडी ने इस धारा का बहुत विरोध किया। इन्होंने कहा कि सिविल सेवकों की नियुक्ति खुली भर्ती के आधार पर नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसमें यह प्रावधान था कि रंग, जाति, इनको लगा कि अब तो भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, समझ रहे हो बात को? और भारतीय प्रशासन के ऊंचे पदों पर अगर आ जाएंगे तो इनकी तो कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगी, फिर स्पेशलिटी तो नहीं रह जाएगी। तो इन्होंने इस बात का किया पूरे तरीके से विरोध, जिस कारण ये धारा पास नहीं हो पाई, वरना इसमें प्रावधान तो किया गया था, समझ रहे हो बात को? तो अगर तुमको पूछता है ना पहली बार सिविल सेवकों की जो नियुक्ति है उसकी खुली भर्ती का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में रखा गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। क्लियर है इतना? अच्छा भाई, यहां पर तक तुम बहुत अच्छे तरीके से बात को समझ गए होंगे। इतना भी समझ गए होंगे कि अब कानून बनाने का एकाधिकार किसके पास था? भारत के गवर्नर जनरल के पास। भारत का गवर्नर जनरल चाहे तो वो कानून बना सकता था, भारत का गवर्नर जनरल चाहे तो अपने अनुसार कानून में परिवर्तन भी कर सकता था। समझ गए बात को? अब भारत के गवर्नर जनरल के पास नागरिक शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियां हैं, लेकिन अगर तुम में से किसी व्यक्ति को संपूर्ण कानून बनाने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो तुम सभी कानूनों को बनाते हुए बड़ी सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? तो उसके लिए तुम्हें कोई परामर्श देने वाले की जरूरत पड़ेगी, जो तुम्हें कंसल्टेशन दे सके, जो तुम्हें मतलब इस बारे में समझा सके कि कोई भी कानून बनाने के लिए क्या क्या चीजें। अगर तुम्हें किसी विषय पर कानून बनाना है तो उस विषय की जानकारी किसी व्यक्ति को हो जो तुम्हें उस विषय के बारे में बता सके। यानी भारत के गवर्नर जनरल को सभी विषयों के बारे में जानकारी हो कानून बनाने के लिए जरूरी तो नहीं है। तो जिस व्यक्ति को इस विषय की जानकारी हो या जिस व्यक्ति को इस विषय का ज्ञान हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक गवर्नर जनरल के पास जरूर होना चाहिए, जो गवर्नर जनरल को क्या करेगा? कानून बनाते हुए सहायता देगा।
एक बात तुम्हें यही बता देना चाहता हूं, अभी संविधान शुरू भी नहीं हुआ, जहां भी मैं एक शब्द लिखूंगा विधि, कौन सा शब्द लिखूंगा? विधि। तो विधि का सीधा मतलब है कानून। क्या मतलब है? कानून। आई बात समझ में? यानी इस चार्टर एक्ट ने सबसे पहली बार इस चार्टर एक्ट ने प्रावधान किया कि गवर्नर जनरल को विधिक परामर्श देने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए जो कानून के मामले में गवर्नर जनरल को क्या देगा? जानकारी देगा। और इस प्रकार विधिक परामर्श में पहला विधि परामर्शकर्ता जिसको नियुक्त किया गया उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। याद रहेगा? तो अगर तुमको पूछेगा भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत पहला विधिक परामर्शकारी कौन बना, तो वो कौन बना? लॉर्ड मैकाले बना। यहां तक इस बात को समाप्त नहीं किया गया। इसी समय पे इसी चार्टर एक्ट ने एक प्रावधान किया कि हम लोग करेंगे विधियों का संहिताकरण। ठीक है भैया, इसी चार्टर एक्ट में प्रावधान था कि विधियों का किया जाएगा संहिताकरण। अब इस शब्द को समझने के लिए ना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। विधियों का संहिताकरण, अब मैं इनको थोड़ा सा लिख सकता हूं। ठीक है भैया, विधि का मतलब होता है कानून, कानून का मतलब होता है लॉज। आई बात समझ में? संहिताकरण के लिए अंग्रेजी में सही शब्द हो सकता है कोडिफिकेशन। क्या हो सकता है? कोडिफिकेशन। आई बात समझ में? या हम कह सकते हैं कोडिफाई करना। क्या करना? कोडिफाई करना। तो इस चार्टर एक्ट ने प्रावधान किया कि विधियों का किया जाएगा संहिताकरण या विधियों को किया जाएगा कोडिफाई। समझ रहे हो बात को? जैसे मतलब मान करके चलो बहुत सारे कानून थे, है ना? जैसे आज भी ब्रिटेन के अंदर कोई लिखित संविधान नहीं है। समझ रहे हो बात को? इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है, वहां बहुत सारे रूल हैं। उन सारे रूल्स की बाइंडिंग करवा दी जाए तो हो गया, उनका संविधान बन गया। हमारे यहाँ क्या है? सारे रूल्स लिखे हुए हैं और लिख करके एक पुस्तक में दिए हुए हैं। उसी पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। अमेरिका के पास भी संविधान है, लेकिन अमेरिका के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल हैं। समझ रहे हो बात को? इतना छोटा संविधान है अमेरिका का कि कोई पॉकेट में लेके घूम सकता है। समझ रहे हो? बट चेंजेस नहीं किए जा सकते। बहुत महत्वपूर्ण संविधान है। दुनिया के कई देशों में यह व्यवस्था है जहां संविधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वहां के लोगों के, जहां पढ़े लिखे लोग हो ना, और जहां के लोग उस चीज को समझते हो, तो वहां इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर उन देशों में कानून पारित कर दिया जाए कि भैया बिगर हेलमेट के कोई मोटरसाइकिल पर नहीं चलेगा, तो वहां के देश में लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि वो लोग समझदार लोग हैं, कम जनसंख्या है, मेंटेन करना आसान है। भारत में बोलेंगे बिना हेलमेट के नहीं चले, आदमी पुलिस वाले के सामने हेलमेट उतार के जाता है कि नहीं है? तो यहाँ जो है ना वो स्थिति है। तो हमारे देश में इन सब चीजों को इतनी आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस समय पे एक चीज की गई जिसको हम लोग कहते हैं विधियों का संहिताकरण, यानी सभी कानून को बाइंडिंग करवाना और इनको एक पुस्तक के रूप में लाना। समझ रहे हो बात को? और इसके लिए एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का गठन किया गया 1834 में। अरे भैया, विधियों का संहिताकरण कोई एक आदमी कर लेगा क्या? नहीं करेगा, एक आयोग करेगा ना। तो इसके लिए 1834 में एक आयोग बना। इसी आयोग को हम कहते हैं विधि आयोग। क्या बोल देते हैं? विधि आयोग। समझ गए बात को? तो पूछेगा विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1834। क्लियर है इतना? इसका काम क्या था? विधियों का संहिताकरण करना, यानी जो लॉ है उनको क्या करना? कोडिफिकेशन में लाना या उनको कोडिफाई करना। ठीक है ना? और इस विधि आयोग के गठन के अंतर्गत इस विधि आयोग को कितने सदस्यीय बनाया गया था? तो ध्यान रखना, इसके अंदर थे 4 सदस्य। कितने सदस्य थे इसमें? 4 सदस्य। ठीक है भाई? और अगर तुमको पूछता है कि विधि आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इस आयोग का अध्यक्ष रखा गया था लॉर्ड मैकाले को। किसको रखा गया था? लॉर्ड मैकाले, जिसको प्रथम विधि परामर्शकारी बनाया गया, उसी को अभी क्या रखा गया था? विधि आयोग का अध्यक्ष रखा गया। क्लियर है इतना? तो ये तुमको ध्यान रखना है इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत। इसी चार्टर एक्ट ने प्रावधान किया कि दास प्रथा, स्लेव सिस्टम के विरुद्ध भी हम क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। दास प्रथा, इतिहास में हम लोग एक शासक पढ़ते हैं, मुगल शासक अकबर। अकबर के समय हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया था, है ना? 1563 तक तीर्थकर, 64 में जजिया कर वगैरह उसने समाप्त किए थे। तो 1562 में अकबर दास प्रथा को अपने समय में समाप्त कर देता है। कालांतर में आगे चल करके भारत में दास प्रथा कई छोटे छोटे साम्राज्यों में, कई छोटे छोटे हिस्सों में, जहां छोटे छोटे रूलर थे, राजा थे,
उन क्षेत्रों में दास प्रथा बनी रही। और ये जो दास प्रथा थी, इसको विधि के विरुद्ध घोषित किए जाने का कई लोगों ने प्रयास किया। कानून के खिलाफ है दास प्रथा, है ना। कई सारे लोगों ने इस संबंध में प्रयास किया, लेकिन बहुत सारे लोग इस संबंध में सफल नहीं हो पाए। इसी चार्टर एक्ट ने प्रावधान किया कि दास प्रथा को क्या किया जाएगा, कानून के विरुद्ध घोषित किया जाएगा। इस समय केवल दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। स्लेव सिस्टम को किसके विरुद्ध घोषित कर दिया गया, कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ये लॉ के खिलाफ है। समझ रहे हो बात को। और इसके बाद भारत में दास प्रथा पूर्णतः समाप्त हो गई 1843 में। ठीक है भाई। तो अगर तुम्हारे पास पूछता है कि भारत में दास प्रथा को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, तो क्या बोलना है, 1843 में, 1843 में। क्लियर है 33 तक के चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट जो जो यहां तक पढ़ा है उन सब चीजों पर एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा चार्टर एक्ट पढ़ा हमने, 1793 का चार्टर एक्ट। इसने क्या कहा कि प्रत्येक 20-20 सालों में हम क्या करेंगे, कंपनी के लिए नियम कानून और व्यवस्थाएं बनाएंगे। समझ रहे हो बात को। और इसी समय पे कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा प्रावधान क्या था इसमें, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनको वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, यानी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा, है ना। इंडियन रेवेन्यू से उनको वेतन वगैरह दिया जाएगा। ये कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब अगला चार्टर एक्ट कौन सा आया, 1813 का, क्योंकि 1793 में कहा था ना 20 साल बाद फिर से कानूनों को जांच वगैरह करेंगे, तो 20 साल बाद आया 13 में। ठीक है भैया। 13 के चार्टर एक्ट ने क्या किया, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कर दिया समाप्त। बस कंपनी को एक ही चीज में व्यापारिक एकाधिकार बना के रखा, चाय और चीन के साथ। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार वो केवल और केवल कौन कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी अब सारे अंग्रेज 1833 के बाद भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करे, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है भाई। इसी समय पे एक कानून लाया गया कि कलकत्ता, इसी चार्टर एक्ट में प्रावधान लाया गया कि कलकत्ता, बंबई और मद्रास, अगर ये तीनों प्रेसिडेंसी में से कोई भी गवर्नर कानून बनाता है, कलकत्ता में तो गवर्नर जनरल था, इन दोनों जगह क्या था, गवर्नर था। अगर इनमें से कोई भी गवर्नर या गवर्नर जनरल कानून बनाता है तो उस कानून को लागू करने के लिए ब्रिटेन की संसद से स्वीकृति मिलना आवश्यक है। यानी बिना ब्रिटेन की स्वीकृति के कोई भी कानून ये लोग नहीं बना सकते। इसके अलावा क्या किया गया कि भारत में शिक्षा के प्रावधान, शिक्षा का जो प्रसार है उसके लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की राशि रखी गई। ठीक है ना। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ईसाई धर्म प्रचारक जो हैं उनको अनुमति दे दी गई कि वो भारत में किसका प्रचार कर सकते हैं, ईसाईयत का प्रचार वगैरह कर सकते हैं। 33 का चार्टर एक्ट तुमसे पूछेगा कि ये चार्टर एक्ट केंद्रीकृत चार्टर एक्ट था या विकेंद्रीकृत था, तो ये केंद्रीकृत था। समझ रहे हो बात को। इसने क्या किया, तो इसने सभी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी, है ना। अभी यहां पर हमने देखा कि इसी 1833 के चार्टर एक्ट में 13 में बना ना, 13 के बाद 20 साल, फिर 33 में, 93 से 13 20 साल, और 20 साल के बाद फिर कब हो जाएगा, 33 में। 33 के बाद अगला चार्टर एक्ट कौन सा आएगा, 53 वाला। समझ रहे हो बात को। तो ये 20-20 साल के अंतराल में इन्होंने कंपनी के नियमों की जांच की। इस चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको अब क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। भाई बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का क्या हुआ, पहला गवर्नर जनरल हुआ। क्लियर है इतना। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को 2 प्रकार की शक्तियां दी गई, एक तो नागरिक शक्ति और दूसरी कौन सी शक्ति, सैन्य शक्तियां। समझ गए बात को। इस समय पे कहा गया कि भैया मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो तो कानून नहीं बना सकते, उनके कानून बनाने की शक्तियों को क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। जो पहले इन लोगों ने कानून बनाए थे उन कानूनों को क्या बोला गया, नियामक कानून। यानी पहले मद्रास और बंबई और बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, ये कानून बना सकते थे, और इन लोगों ने जो कानून बनाए हुए थे पहले के कानून, उन कानूनों को क्या बोला गया, नियामक कानून। समझ गए बात को। और अब नए कानून बनाएगा कौन, भारत का गवर्नर जनरल, और उन नए कानूनों को क्या कहा जाएगा, अधिनियम यानी एक्ट कहा जाएगा। समझ रहे हो बात को। यानी अब यहां से ना तुमको एक चीज भी देखने को मिलेगी कि धीरे धीरे आगे चल करके 53 का चार्टर एक्ट आएगा, उसमें गवर्नर जनरल के पास वीटो की पावर भी होगी। किसकी पावर होगी, वीटो।
वीटो का मतलब होता है रोकना किसी भी चीज को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में शायद वीटो का जिक्र है, 111 में, ठीक है ना। तो उसमें बताया गया है कि वीटो क्या होता है 111 में, ठीक है ना। वीटो 2-3 टाइप का होता है, एक होता है जेबी वीटो, एक होता है निलंबनकारी वीटो, एक होता है अत्यंतिक वीटो वगैरह, है ना। तो 2-3 टाइप के वीटो होते हैं, वीटो की शक्तियां होती हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो आगे चलेंगे हम लोग, इसमें क्या कहा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किया जाता है समाप्त। अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक इकाई है जो केवल और केवल भारत का प्रशासन चलाएगी, टैक्स लेगी भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, और ये सोचेगी कि अब किस राजा के क्षेत्र को हड़पना है और कैसे हड़पना है। समझ रहे हो बात को? बस ये काम दे दिया गया, व्यापारिक अधिकार कर दिए गए पूर्ण तरीके से समाप्त। इसके अलावा क्या कहा गया कि भाई इसी अधिनियम में एक धारा थी 87, धारा 87 है ना, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि सिविल सेवकों की क्या की जाएगी, खुली भर्ती की जाएगी। परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया और जिसके बाद यह कदम ले लिया गया वापस। समझ गए? विधिक परामर्श के लिए इस समय पे गवर्नर जनरल को एक सदस्य की नियुक्ति की गई विधिक परामर्शकारी के रूप में, और वो सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। आगे चल करके विधियों के संहिताकरण का कार्य किया गया, जिसे 1834 में किस आयोग ने किया? विधि आयोग। विधि आयोग कब बनाया गया? तो 1834 में बनाया गया, जिसने क्या काम किया? तो विधियों का संहिताकरण, यानी सारे विधियों को, सारे लॉज की क्या की थी? कोडिफिकेशन की थी, इनको कोडिफाई किया था। क्लियर है इतना? और इन सारे कानूनों को कोडिफाई करने के बाद थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो, इसी विधि आयोग ने क्या कहा था कि भैया ये इसमें सदस्य कितने हैं? 4 सदस्य हैं, और इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना। इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को बताया गया था कानून के विरुद्ध। किसके विरुद्ध बताया गया? कानून के विरुद्ध। और 1843 में भारत में पूर्ण रूप से हो गया दास प्रथा का अंत। ठीक है। तो अगर तुमको पूछता है दास प्रथा का अंत भारत में कब हुआ, तो क्या बोलना है? 1843। इसके बाद हमारे पास एक चार्टर एक्ट और आता है, लास्ट चार्टर एक्ट है। क्या उसको भी पढ़ लिया जाए, खत्म कर लिया जाए इसको, है ना, इस श्रृंखला को खत्म कर दिया जाए। उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट तुमको ना थोड़ा सा विकेंद्रीकरण की शक्तियां दिखाएगा। कौन सी शक्तियां दिखाएगा? विकेंद्रीकरण। अभी तक 33 ये वाला जो चार्टर एक्ट पड़ा था 33 वाला, उसमें क्या था? केंद्रीकरण। यहां तुमको इस चार्टर एक्ट में देखने को मिलेगा कि हमको पहली बार विकेंद्रीकरण की शक्तियों का अनुभव होता है। कैसे विकेंद्रीकरण की शक्तियों का अनुभव होता है? तो देखो भाई, 1793 से और 1853 तक आने वाले चार्टर एक्टों की श्रेणी में ये अंतिम चार्टर एक्ट था। 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या था? सबसे लास्ट चार्टर एक्ट था। इस लास्ट चार्टर एक्ट के अंतर्गत एक व्यवस्था की गई थी कि 12 सदस्यों की एक विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। कितने सदस्यों की? 12 सदस्यों की। भारत के लिए अलग से, मतलब भारत, अब गवर्नर जनरल के काम को ना बांट दिया गया कि गवर्नर जनरल को कानून बनाने वाला काम हटा दिया जाए, उसको केवल भारत के प्रशासन को देखने का काम दिया जाए। और अब भारत में कानून बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो 12 सदस्यों को मिलाकर के क्या बनाएंगे? एक विधायिका बनाएंगे। तो 12 सदस्यों को मिलाकर के क्या बना दी गई? एक विधायिका बना दी गई। अब ये विधायिका कहां से आई थी? तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझ। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, है ना, जो क्या करता है? कानून बनाता है। तो अभी ये चार्टर एक्ट ने क्या कहा कि 12 सदस्यों की क्या बनाएंगे? एक विधायिका, जिसका काम क्या होगा? इस विधायिका का काम होगा कि भारत के लिए कानून बनाना। किसके लिए कानून बनाना? भारत के लिए कानून बनाना। ठीक है ना। अब हमको यहां पर पहली बार देखने को मिलता है कि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया था? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या कहता है? तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षेत्र से विधायिका में जाने का मौका मिले, ताकि कानून जो है वो उसके क्षेत्र के अनुसार बन सके। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब गांवों में ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है और नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष वार्ड सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। की जाती है, नहीं की जाती है? वार्ड मेंबर की नियुक्ति की जाती है। जो नगर पालिका क्षेत्र में
अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है और जो वार्ड में वार्ड सदस्य की नियुक्ति की जा रही है, उसका कुल मतलब इतना है कि उस वार्ड के लोगों को अगर अपनी कोई भी बात सरकार तक पहुंचानी हो तो वो अपने वार्ड मेंबर को कहेंगे। किसको कहेंगे? वार्ड मेंबर। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पास तो नहीं जा सकता, तो वो किसको बोलेगा? वार्ड मेंबर को कहेगा। इसलिए प्रत्येक वार्ड में क्या होगा? एक वार्ड मेंबर होगा। समझ रहे हो बात को? अब वार्ड मेंबर उस बात को किस तक पहुंचाएगा? नगर पालिका अध्यक्ष तक पहुंचाएगा। और नगर पालिका अध्यक्ष का काम है कि वो योजनाओं को उनके अनुसार लागू करे जो लोगों की जरूरतें हैं। समझ रहे हो बात को? लोगों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं लागू की जाए। ये सिद्धांत होता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। जब तक लोकल व्यक्ति को गवर्नेंस में यूज नहीं किया जाएगा तो तब तक पता कैसे चलेगा कि एक एक स्थानीय व्यक्ति या जमीन पर, धरातल पर व्यक्ति क्या चाहता है? तब तक वो कानून बनाते हुए पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जरूरी है कि धरातल से व्यक्ति को ही कहां शामिल करना पड़ेगा? विधायिका में शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए आज हमारे संविधान के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि हमारे यहाँ विधायकों का चुनाव होता है, हमारे यहाँ स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। समझ रहे हो बात को? इनका काम यह है कि हमारे मुद्दों को विधानसभा और सरकार के पास पहुंचाए। आई बात समझ में? यहां पर तक अगर हम इन बातों को थोड़ा ठीक से देखें तो इस समय पे 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया अलग अलग जगहों से, जिनमें से 4 बड़ी प्रमुख जगह हैं। इन 12 सदस्यों में से 4 बड़ी इंपॉर्टेंट जगह से नियुक्त किए गए थे। जैसे एक तो बंगाल से नियुक्त किया गया, एक मद्रास से, एक बंबई से और एक आगरा से, जो तुमको ध्यान रखना है। ये जो 12 सदस्य थे, इन 12 सदस्यों में से 4 नियुक्त किए गए अलग अलग क्षेत्रों से। कौन कौन से अलग अलग क्षेत्र हो जाएंगे? बंबई हो गया, मद्रास हो गया, इसके अलावा बंगाल हो गया और चौथा क्षेत्र कौन सा हो गया? आगरा। इन क्षेत्रों से नियुक्त किए गए। इनका काम क्या है? इनका काम है कानून बनाना। समझ रहे हो? अब गवर्नर जनरल के पास वो लोड हटा दी कि वो कानून भी बनाएगा, है ना? इनको दे दिया कानून बनाने का काम। इसके अलावा भैया कानून अब ये लोग बनाएंगे। पहले तो गवर्नर जनरल ही बनाता था, अब ये लोग कानून बनाएंगे। तो ये लोग भी कानून वगैरह जो बनाएंगे उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। यानी गवर्नर जनरल को कैसा कर दिया? आज के राष्ट्रपति की तरह कर दिया। समझ रहे हो बात को? राष्ट्रपति क्या करता है? संसद से कोई भी बिल पास होता है, लोकसभा राज्यसभा से, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तब जाकर के वो कानून बन पाता है ना? नहीं तो तब तक विधेयक कहलाता है। अधिनियम कब बनता है? जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से ये विधायिका ने काम किया और इसी को कहा जाता है छोटी संसद। क्या बोला जाता है? छोटी संसद। तो ये पहली बार बनी संसद के समान थी। अब जो है गवर्नर जनरल का केवल इतना काम रह गया था कि इनके द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, उनको स्वीकृति देना। समझ गए बात को? वो गवर्नर जनरल का काम रह गया था। यहां तुमको एक महत्वपूर्ण बात समझनी है कि इसी समय गवर्नर जनरल को एक शक्ति दे दी गई। उस शक्ति को हम कहते हैं वीटो। क्या बोल देते हैं? वीटो। वीटो की पावर दे दी गई। किसको? गवर्नर जनरल को। यानी गवर्नर जनरल ये 12 सदस्यों के द्वारा बनाई गई विधायिका के जो कानून है उनको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है, या उन कानूनों को क्या कर सकता है? हटा सकता है। समझिए बात को? ये शक्तियां किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दे दी गई। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक बात समझ आ रही है इतनी? इसी के अंतर्गत तुमको ध्यान रख लेना है कि इस चार्टर एक्ट ने क्या क्या प्रावधान किए। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आएगा कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा की गई, तो क्या बोल देना है? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक हो गया? इसके अलावा क्या किया गया कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। पहले विधि सदस्य क्या करता था? विधि सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल तो था, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं था। समझ रहे हो बात को? जैसे महान्यायवादी संसद की बैठक में शामिल हो सकता है, संसद की कार्रवाई में बोल भी सकता है, परंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसे ही विधि सदस्य को क्या रखा गया कि भैया विधि सदस्य भाग तो ले सकता है सारी कार्रवाई में गवर्नर जनरल की, परंतु वो वोट वगैरह नहीं दे सकता। और इसी के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में जो विधि सदस्य था उसको क्या बना दिया गया? पूर्ण सदस्य बना दिया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से एक्ट के द्वारा विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य घोषित कर दिया गया था, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको क्या घोषित कर दिया गया था भाई? पूर्ण सदस्य। आई बात समझ में?
और इसमें तुमको एक अंतिम बात ध्यान रख लेनी है कि इसी चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के बड़े पदों पर भी पहली बार नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। कहा गया कि भैया बड़े पदों पर भी अगर किसी व्यक्ति को लाना है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई भी राजशाही खानदान से आता हो इसलिए बड़े पद पर पहुंच गया। अब अगर बड़े पद पर किसी को पहुंचना है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ेगी। यानी बड़े पद तक पहुंचने के लिए, कंपनी के बड़े पदों तक पहुंचने के लिए आधार किसको बना दिया गया, प्रतियोगी परीक्षाओं को बना दिया गया। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो पूछेगा 1853 के चार्टर एक्ट में क्या क्या था। 1853 के चार्टर एक्ट में गठन किया गया 12 सदस्यीय विधायिका का, जिसका काम क्या था, भारत के लिए कानून बनाना। और इसके लिए किसका प्रयोग किया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का। इस क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार कितने लोगों को चुना गया, 4 लोग। कौन कौन सी जगह से, बंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा। अब देखो भैया, इसी के माध्यम से बंगाल में नियुक्ति की गई किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। इसके अलावा विधि सदस्य को दर्जा दिया गया पूर्ण सदस्य का, और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए आधार बनाया गया किसको, प्रतियोगी परीक्षाओं को। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत यहीं से हो गई थी। इसी समय मैंने कोचिंग खोल दिया था, ठीक है। तो इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से हमारा कोचिंग भी खुल गया था और तब से जो है हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल समाप्त हो जाएगा। 1857 की क्रांति होने ही वाली है ना। 53 तक हम पहुंच ही जा चुके हैं। 1857 की क्रांति यहां हमें पढ़नी है नहीं, क्योंकि वो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में। पर उस क्रांति का प्रभाव ये पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बीच से हो जाएगी पूरे तरीके से गोल, और पूरे तरीके से भारत में एंट्री होगी ब्रिटेन की। ब्रिटेन अब खुद भारत का क्या बनेगा, प्रशासक बनेगा, और भारत को बनाएगा अपना उपनिवेश। समझ गए बात को। तो 1858 से जो एक्ट आएंगे उन एक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, भारत शासन अधिनियम। समझ गए बात को, इतना क्लियर है। कोई समस्या, डाउट वगैरह इसमें तो बताओ।